हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर यानी कि क्या क्या सिलेबस में हमारे है अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ना है। ग्रुप ए में जो भी ब्रांचेस हैं उनको पढ़ना है। जैसा कि हमने अप्लाइड फिजिक्स 1 को भी देख लिया है ऑलरेडी। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा ज़रूर। उसके बाद जो है आप अप्लाइड केमिस्ट्री देखिए। अप्लाइड केमिस्ट्री में जो क्या क्या टॉपिक्स आएगा, यानी कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है, एसबीटी जो हमारा सिलेबस है एसबीटी के अकॉर्डिंग वो क्या क्या है, उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या टोटल यूनिट्स इसके अंदर आपको 5 यूनिट्स है। ठीक है, 5 यूनिट्स में जो उसके सब टॉपिक्स हैं उसको हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। जिस तरह से आपको आसान लगा था अप्लाइड फिजिक्स 1 का इंट्रोडक्शन, उसी तरह से बिल्कुल इजी वे में ये भी आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये सब्जेक्ट भी इतना मतलब इजी हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम डील करेंगे आज। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट हमारा यूनिट क्या है। देखिए, फर्स्ट यूनिट हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसी में साथ में हमारा केमिकल बॉन्डिंग, इसको आप देख सकते हैं कि इस यूनिट के अंदर आपको दो जो पोर्शन है वो मिलेगा। यानी एक पूरा एटम से रिलेटेड होगा, यानी एटम के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। मतलब कि थोड़ा बहुत तो आप इंट्रोड्यूस आपको करवा ही दिया गया होगा, ठीक है, आपके पिछले क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो उसमें एटम के बारे में आप वही जानते हैं कि एटम से रिलेटेड आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स या फिर कुछ लॉज वगैरह पढ़े होंगे, या फिर जो मॉडल है जैसे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल वगैरह आपने शायद पहले भी पढ़ा हुआ होगा। तो अब यहाँ पर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो बिल्कुल वेरी बेसिक से हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ हम देखेंगे अपने इस अप्लाइड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट जो यूनिट है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग। तो एक तो एटम पे बेस्ड हो गया, दूसरा पोर्शन होगा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। जब हम एटम को पूरी तरह से समझ लेंगे उसके बाद हमारा केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है वो हम समझेंगे। एटम्स के बीच में बॉन्डिंग बनना वो कैसे होगा, तो वो दोनों पोर्शन हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर है। तो थोड़ा सा ये लेंदी होता है, थोड़ा सा क्या मतलब बाकी सारे जो यूनिट्स हैं उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, लेंदी इसलिए क्योंकि एक ही में दो पोर्शन है। आप देखिए एटम समझने में लेंदी थोड़ा सा आपको ये होगा, मतलब टाइम आपको ज्यादा लगेगा। ऐसे क्या है कि बहुत इजी इजी टॉपिक है लेकिन बहुत सारा है, ये चीज है। ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है टॉपिक सब इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत आराम आराम से आपको सारा देखना है, और अभी कुछ ऐसा नहीं, स्टार्टिंग है आपका, आप आराम से समझ सकते हैं सारी चीजों को। उसके बाद जो है एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा पोर्शन आ जाता है। देखिए, दो पॉइंट में मैंने यहाँ पे मतलब 3 पॉइंट्स हैं लेकिन ये इसी से रिलेटेड है। बट फर्स्ट वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। यानी कि यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो फर्स्ट टॉपिक आपका हो रहा है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। यानी कि एटम के बहुत सारे मॉडल्स आए थे जो कि हम बहुत बेसिक से देखेंगे। हम पहला जो टॉपिक देख रहे हैं आप, यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे एटम से। यानी जो सबसे पहले एटम के बारे में क्या जाना जाता था, उसको क्या समझा जाता था, उस चीज के बारे में हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये जब चैप्टर आपका स्टार्ट होगा ना, जब ये क्लासेस आपके स्टार्ट होंगे, तो उसमें जो पहला यूनिट का जो फर्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा, वो जो मिलेगा उसमें आपको एटम के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि क्या क्या पहले जो है, पहले के लोग क्या सोच रखते थे एटम्स को लेके, एटम क्या था उस टाइम के लिए। उस टाइम का चीज अगर अभी आप देखिएगा तो वो बहुत आसान है कि भाई ये तो हमें पता है पहले से, लेकिन वहां जो पहले जो सोचा जाता था उस टाइम कुछ नहीं पता था, है ना, रिसर्च वगैरह इतना ज्यादा नहीं हुआ था। तो उससे पहले जो है वहां पे क्या सोच रखी जाती थी स्टार्टिंग में, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में, और अब मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, वो सारा चीज हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो आपका बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब बाकी सारे ही लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट हमारा इसलिए क्योंकि भाई बहुत इजी सा, बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत अच्छा लगेगा आपको एटम के बारे में जान करके। ठीक है, तो ये जो रदरफोर्ड मॉडल है हम उसी के अंदर जो आता जाएगा, मतलब जो हम पहला लेक्चर पढ़ लेंगे उसके बाद उसी में सबसे पहले हमारा डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल होता है, तो उसको हम समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और फिर ज्यादा लेंदी ना करते हुए पहले हम समझेंगे, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो आपका रदरफोर्ड मॉडल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा रदरफोर्ड मॉडल आया, तो वो कैसे हुआ उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है तरह तरह के साइंटिस्ट आते गए
और जो है वो अपना अपना एक्सपेरिमेंट सामने लाते गए और एक्सपेरिमेंट करके और मॉडल सामने लाते गए एटम का, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए यहीं पे हमारा फोटोन से रिलेटेड है, वो भी हम देखेंगे ये क्या प्रोसेस होता है या क्या ये इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको हम जानेंगे। अब उसके बाद बोर्स थ्योरी आ जाता है, सबसे ज्यादा जो फेमस, यानी कि ये जो बोर्स थ्योरी था, ये काफी सारे साइंटिस्ट ने जो है इसको बहुत यूजफुल माना था, क्योंकि उसके बाद आगे फिर आता गया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह फिर आगे जो है वो आता गया। लेकिन उससे पहले जब ये आया था, यानी नील बोर्स ने जब ये अपनी थ्योरी रखी थी एटॉमिक थ्योरी, तो वहां पे काफी सारे साइंटिस्ट ने, काफी सारे लोगों ने सपोर्ट किया था इस चीज को, ठीक है। क्योंकि कई जगह जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो जो है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। तो एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एंड रेडियस टू बी ओमिटेड। देखिए ये जो है नहीं पढ़ना है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी हमको नहीं पढ़ना है, रेडियस भी नहीं पढ़ना है हमको, ओमिटेड यानी नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। तो उसको एक्सक्लूड करके है, और बाकी क्या है वही स्टेटमेंट देखेंगे, क्या क्या पॉस्टुलेट था वो देखेंगे, और उसी के साथ क्या मॉडल था, यानी कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते आ रहे हैं, KLMN जो शेल आप देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आप उठाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, है ना, 2881 या 281 इस तरह से जो आप करते हैं, वो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वही बोर्स ने दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम अपने जो है प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं इसी के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन। आप देखिए अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम, तो ये बोर का ही था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्या था इसको हम देखेंगे, ठीक है। एक तरह का स्पेक्ट्रम, कोई भी स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक अलग अलग कैटेगरीज होती है अंदर में, ठीक है, तो वो क्या था उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग या बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल, ठीक है, तो वो हो गया। अब क्या है, वेव मैकेनिकल मॉडल। अब उसके बाद आ जाता है, फिर आगे क्या है, फिर उसमें बोर्स मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी, जो कि आगे जो है कुछ फिर साइंटिस्ट आए और फिर उन्होंने अपना मॉडल रखा, जिनका है मतलब जिसका नाम है वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल जो एटम का है उसको देखेंगे, फिर डी ब्रॉगली का रिलेशनशिप है उसको भी हम डील करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है कुछ प्रिंसिपल सब, यानी कि कुछ एटम से रिलेटेड, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ प्रिंसिपल सब है, जो रूल्स वगैरह है उसको हम डील करेंगे इसके अंदर। तो वो क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे, ये भी बहुत आसानी से बहुत अच्छा सा हम देखेंगे इसको कि होता क्या है कैसे, और क्वांटम नंबर देखेंगे। देखिए अब क्या है ना, इसके अंदर हमें वो सारी चीजें, ये जो क्वांटम नंबर या शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सब क्या है, पहले क्या होता था कि एटम बहुत छोटा, सबसे जो छोटी चीज थी वो एटम ही मानी जाती थी, एटम के अंदर कुछ नहीं था। अब आज के डेट में आप देखेंगे तो एटम के अंदर, एक एटम के अंदर पूरी दुनिया सी आपको दिखाई देगी। दैट मीन्स कि उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस तरह से फिलिंग अप होता है, किस तरह से उसको फिल किया जाता है, उसका जो रूल वगैरह है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो वही है ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, किस टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल सब शेप कैसा होता है, यानी SPDF के बारे में पढ़ेंगे आप, और उसी में क्वांटम नंबर सब आएगा, उसको आप देखिएगा कि क्या है, ठीक है। वो जो क्वांटम नंबर है उसको हम देखेंगे। फिर इसी में आ जाता है और एक प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको भी हम देखेंगे, ये भी एक टाइप का प्रिंसिपल है, उसको देखेंगे। हुंड्स रूल देखेंगे, हुंड्स रूल जो है वो क्या होता है, यानी किस, मतलब हुंड्स का जो एक रूल है वो क्या था, यानी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का जो हुंड्स रूल है वो क्या था वो देखेंगे। फिर अफबाउ का प्रिंसिपल क्या है, ये सब रूल है जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, यानी अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द ये क्वांटम नंबर, ये सारे जब आप पढ़ लेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। पहले हम करते थे 2881 281 इस तरह से जो करते थे, यानी फर्स्ट में K में 2 होता है, L में जो है 8 होता है, इस तरह से जो हम करते थे उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडर्न में क्या है, यानी कि अब जो लेटेस्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो ऑर्बिटल के थ्रू करेंगे, SPDF इस तरह से, यानी S में कितने फिल हो सकते हैं वो देखेंगे, P में कितने हो सकते हैं, D में कितने हो सकते हैं, F में कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यही आपका लास्ट टॉपिक होगा इस वाले पोर्शन का, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पोर्शन का।
वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन आपको करना है वो एलिमेंट्स का जो कि एटॉमिक नंबर 30 तक के आते हैं। जितने भी एटॉमिक नंबर 30 जो वाले जो मतलब 30 जो एटॉमिक नंबर है जहां तक के, वहां तक के आपको पीरियोडिक टेबल में से क्या करना है, उन एलिमेंट्स को निकालना है। उसी का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हुआ। तो ये हमारा आ जाता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब लेकिन ये जो सेकेंड वाला पोर्शन है केमिकल बॉन्डिंग, उसका भी क्या है, इसका जो यानी कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर भी एटम का ही है, ठीक है। आप एटम को पहले समझेंगे तभी जाके बॉन्ड आएगा, है ना। पहले एटम ही नहीं रहेगा तो बॉन्डिंग बीच में कैसे रहेगी। तो बस वही है। तो यहाँ अब हमारा सेकेंड पोर्शन स्टार्ट होता है जो कि फर्स्ट वाला पढ़ के ही आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें क्या है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे, यानी कि मतलब क्या कारण है, क्या वजह है कि केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं वो सब देखेंगे, यानी कि आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे आप देखेंगे आयनिक बॉन्ड, वो भी ब्रैकेट में कुछ जो कंपाउंड्स हैं उन वो दे दिए गए हैं कि स्पेशली आपको इसका देखना है, ठीक है। तो वही वही हम देखेंगे, NaCl, Ca, Cl2, MgO, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तीनों का हमें आयनिक बॉन्ड देखना है कि किस तरह से बनेगा इसका। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट में ही पोलर एंड नॉन पोलर दो आते हैं, उनको देखेंगे। उसमें भी ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है H2F2 एंड HF एंड HCl के बारे में, ठीक है। उसको हम देखेंगे कि उसमें पोलर या नॉन पोलर क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये भी स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, इसको भी हम देखेंगे। और वो भी किसका किसका देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का देखेंगे, अमोनिया का देखेंगे, ओजोन का देखेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड का देखेंगे, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको देखेंगे, और वो भी किसका देखेंगे, ये हो गया हमारा NH3 अमोनिया का हो गया, और ये जो है हमारा NF3 इसका हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो देखेंगे। फिर एनोमोलस प्रॉपर्टी, देखिए एनोमोलस प्रॉपर्टीज जो है वो किसकी किसकी देखनी है, हमें अमोनिया की देखनी है और हमें देखना है वाटर का, ठीक है। बाकी देखिए अमोनिया में आपको वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेन आपको तीन जगह आ गया है। यहाँ पे क्या है, पहले तो आपको अमोनियम यहाँ पे आयन के बारे में यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अमोनियम के बारे में यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन अमोनिया का जो मेन जो आपको पता है कि ये कंपाउंड होता है, अमोनिया बहुत जगह यूज होता है, तो उसका आपको एक तो डायपोल मोमेंट देखना है, और साथ ही में यहाँ पे एनोमोलस प्रॉपर्टी, एनोमोलस मतलब जो एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है उनसे डिफरेंट, ठीक है, वो होता है एनोमोलस प्रॉपर्टी। अब क्या है यहाँ पे NH3 और वाटर का, इन दोनों में देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप की, एकदम एबनॉर्मल टाइप की, क्या एबनॉर्मल भी नहीं कहेंगे, नॉर्मल से हट के, यानी कि अलग यूनिक टाइप की प्रॉपर्टीज क्या क्या है इन दोनों के अंदर, ठीक है। और वो भी किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, ठीक है ना। अब आ जाता है लास्ट हमारा इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब ये आप जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके बाद उसमें जो है आपको स्ट्रक्चर, शेप, सिंपल, देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स का कैसा शेप होगा वो हमको पढ़ना है, वही मेन हाइब्रिडाइजेशन में आता है। तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है वो सारी चीज देखेंगे, और कुछ कंपाउंड्स दिए हैं जिनका हमें पढ़ना है स्पेशली। किसका पढ़ना है हमें, यहाँ पे जो है BeCl2 और BF3CH4 और NH3 और जो है H2O का पढ़ना है, ठीक है। और वो भी किसके बेसिस पे पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही पढ़ना है। तो ये देखिए इसीलिए मैंने इसको अलग पॉइंट में किया है कि ये अलग जो है हमारा पोर्शन है, थोड़ा सा यूनिक पोर्शन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यूनिट नंबर 1, ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमें पढ़ना है। तो सिंपल सा है, ये बहुत आसान सा है, और जिसको नहीं भी आता है, जिनको भी नहीं आता है पहले से, भाई पहले से ये नहीं है कि पहले से आता हुआ रहना चाहिए, नहीं, कुछ बेसिक ही चीज मैं तो स्टार्ट करूंगी तो बिल्कुल बेसिक से ही करूंगी कि कुछ भी आपको अलग से ना सोचना पड़े कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन हाँ, अब से जब आप पढ़ेंगे तो वो बेसिक आपका हर बार बेसिक नहीं रह जाएगा। आपका स्टार्टिंग जो है वो सेमेस्टर है, तो इसीलिए आपको जो है अभी से ही एक होता है ना, माइंड सेट कर लेना चाहिए कि अब ये हमारा बेसिक है, इसको हम स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2
तो आप देख ही रहे हैं वाटर, यानी कि वाटर क्या है भाई, वाटर तो हम अच्छी तरह जानते हैं, वाटर के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। ठीक है, वाटर नहीं हो तो क्या है भाई, हमारा कुछ काम नहीं हो सकता है, ना हम रह सकते हैं, ठीक है ना, ना हम जिंदा रह सकते हैं पानी के बिना, और ना ही हम जो है कोई काम कर सकते हैं पानी के बिना। हर जगह आप देखिए मोस्टली जो है पानी का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो बस यही है, ये वाला चैप्टर में बस पानी के बारे में आपको पढ़ना है। बस ये है कि केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आप केमिस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इंट्रोडक्शन देखिएगा कि वाटर जो है वो क्या, मतलब उसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो उसका इंट्रोडक्शन आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूंगी और वही जो है आपको याद रखना है या कुछ। वाटर का इंट्रोडक्शन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिर ये वाटर क्या चीज है ना। और फिर अगर केमिस्ट्री में देखें तो वो क्या है, H2O, है ना। इसी तरह से हम जानते हैं ना कि भाई वाटर जो है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो H2O होता है। लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन हम कुछ देखेंगे, कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। और सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी कहाँ कहाँ से आता है वो सोर्स देखेंगे। तो ये सब ना कॉमन टॉपिक है, मुझे लगता है काफी छोटी क्लासेस से आप जानते होंगे, स्टडी कर चुके होंगे, ठीक है। तो वही आसान सा टॉपिक है। फिर उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर, देखिए अब वाटर जो मिलता है ना, तो वाटर में हर जगह पानी होता है, बहुत ज्यादा पानी है, देखा जाए तो है ना, 70% से अब समझिए कि पानी ही है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है वो पानी जो है वो किस टाइप का है, क्या हर जगह आप एक ही उसी पानी को हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर दिख रहा होगा, लेकिन उससे हम हर एक चीज, उस पानी से हर चीज हम नहीं कर सकते हैं, अपने हर काम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि भाई अब वाटर का भी टाइप होता है। अब देखिए वाटर बहुत हार्ड भी होता है। अब हार्ड क्या है, यानी कि हार्डनेस रहती है वाटर के अंदर। हार्डनेस मतलब क्या प्रेजेंट रहेगा वो हम अपने क्लासेस में देखेंगे कि भाई हार्डनेस क्यों है, या हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है उसको देखेंगे। तो ये है कि पानी अगर मैं बता दूं तो हार्ड वाटर होता है और सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर यानी कि उसके अंदर हार्डनेस पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है वो सारी चीज हम देखेंगे। और हार्डनेस पाई जाती है, कितना ज्यादा हार्डनेस होता है, यानी डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम देखेंगे, डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। देखिए CaCO3 इक्विवेलेंट कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हमें देखना है, यानी उसी का इक्विवेलेंट लेके चलना है। देखिए हमें कोई भी चीज लेना होता है ना, तो किसी चीज के इक्विवेलेंट हम लेके चलते हैं, तो बस उसी के इक्विवेलेंट इसका देख लेंगे, इसका हमें पता होना चाहिए, बस इसके इक्विवेलेंट उसके बराबरी में देखेंगे कि कितना हार्ड कोई वाटर है, इतना ज्यादा है, इतना कम है, तो वही डिग्री ऑफ हार्डनेस हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर उसी में आ जाता है हार्डनेस, यूनिट ऑफ हार्डनेस, यानी अब देखिए इसका यूनिट भी देखेंगे। अब है कोई चीज कम या ज्यादा कितना भी हो, वो हम उसको देखेंगे तो किस यूनिट में है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ हार्डनेस आ जाता है। इसमें जो है बहुत सारी यूनिट्स होती है, वो हम देखेंगे इसमें 3-4 तरह से। फिर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस। अब वाटर का हार्डनेस का जो मतलब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, यानी अब उसको मेजर करना है हमें, वो भी कौन से मेथड से, EDTA मेथड से, ठीक है। EDTA एक मेथड होगा, केमिकल मेथड है, उसको देखेंगे कि वो क्या है, और फिर उससे हमें पता चलेगा कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट वाटर हार्डनेस का कैसे किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, जैसे जो आप सप्लाई का पानी जो आप देखते हैं या फिर यूज करते हैं, वो सप्लाई के पानी के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। फिर उसमें जो है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, यानी किस तरह से कोई पानी इन्फेक्टेड होता है या उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, उसको हम कैसे डिसइंफेक्ट बनाते हैं, उस चीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ तो है नहीं, ये वाटर के अंदर भी देखिए कुछ भी नहीं है ऐसा। आप देखिए मैंने बोला था सॉफ्ट वाटर भी होता है, तो सॉफ्ट वाटर एक तरह से इनिशियली नहीं रहता है, उसको बनाया जाता है, उसको सॉफ्ट यानी हार्डनेस ऑफ वाटर जो हमने पढ़ लिया। तो अब हार्ड वाटर को किस तरह से सॉफ्ट वाटर बनाएंगे, उस टेक्निक को हम कहते हैं वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक, जिसके अंदर हम कुछ कुछ बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि स्पेशली आपको सिलेबस में जो पढ़ना है वो है सोडा लाइम प्रोसेस, ठीक है। सोडा लाइम प्रोसेस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में अब क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब जो है ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व रहता है, उसका कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे, वो चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स,
अब देखिए वाटर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें क्या है, बीओडी और सीओडी के बारे में आपने शायद पहले भी कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि क्या होता है ये सीओडी और बीओडी। तो उसी के बारे में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसको शॉर्ट में बीओडी और ये सीओडी होता है। अब बायोलॉजिकल भी हो जाता है, कभी इसको बायोकेमिकल भी बोला जाता है, ठीक है। अब सिंपल न्यूमेरिकल भी इसी से रिलेटेड आप देखिएगा कि क्या होता है, मतलब क्या क्या पढ़ना है हमें, वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा सारा का सारा प्रॉब्लम। ये भी देखिए वाटर भी छोटा सा था, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी लेंदी नहीं था। यूनिट 1 इसलिए लेंदी था क्योंकि उसमें पोर्शन एक्स्ट्रा थे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर 3, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो हमारा यूनिट आ जाता है। देखिए क्यों इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप लोग सब क्या है एक फ्यूचर इंजीनियर होंगे, है ना। तो उसमें क्या है, इंजीनियर लोगों को क्या चाहिए होता है भाई, इंजीनियर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप रहिएगा, वहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कोई भी चीज का मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, मैन्युफैक्चर कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी चीज, अपने आसपास कोई भी चीज देख लीजिए, वो एक चीज मतलब मैन्युफैक्चर हुआ है ना, किसी ने किया है, कहीं कोई फैक्ट्री थी वहां से बन के आई है ना। तो वो चीज क्या है, वहां पे इंजीनियर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं उसको, उस मटेरियल को, प्रॉपर मटेरियल को सेलेक्ट किया जाता है। क्या आप अब जैसे कि कुछ लोहे का सामान है, उसके अंदर जो है क्या क्या चीजें लगेंगी, ठीक है। तो वो प्रॉपर मेटल की चीज हो, चाहे वो प्रॉपर नॉन मेटलिक चीज हो, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट प्लास्टिक का उठा लीजिए, ठीक है, या आपके मतलब आसपास आप देख लीजिए ना कहीं पर भी, कि आप कोई भी चीज़ प्लास्टिक का हो, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो रबड़ का हो, वो कोई भी चीज़ है वो कुछ मटेरियल का बना हुआ है ना। तो उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं, कुछ चीज़ सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग कि भाई क्या बनाना है हमें। लोहे की हर एक चीज़ में एक जैसा लोहा नहीं रहता है, लोहा कहीं आप हार्ड देखते होंगे बहुत, कहीं सॉफ्ट जैसा देखते होंगे, है ना। या आप जैसे कि ज्वेलरीज की बात करूं मैं, जैसे लेडीज के पास जो ज्वेलरीज वगैरह होती है, तो वो ज्वेलरी में आप देखते हैं गोल्ड की चीजें हैं, तो अब गोल्ड में भी किस तरह से गोल्ड, कैसा गोल्ड है ना, कितना जो है कैरेट का है, ये सारी चीज आप देखते हैं। तो हर तरह की चीज टोटल उठा के देख लीजिए, उसमें आप मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो फूड आइटम भी हो, वो भी मैन्युफैक्चर होता है ना। तो खैर हम फूड आइटम्स की तरफ तो नहीं जाएंगे, हम मटेरियल्स की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की तरफ, जो कि हमारे फील्ड में आएगा। कहीं पे भी आप कोई भी फील्ड के इंजीनियर बनते हैं, वहां पे आपको एक प्रॉपर कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रॉपर सिलेक्शन करना होगा उस मटेरियल का, कि भाई ये इस चीज से ही बनेगा, ये चीज नहीं रहेगा तो फिर कोई और ऑप्शन है या नहीं। उसके लिए आपको उस चीज की प्रॉपर्टीज को जानना होगा कि भाई उसके अंदर, या फिर जो चीज आप बनाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये चीज आपको देखना होगा, है ना, कि भाई रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो खैर रिक्वायरमेंट जो भी उसमें रहेगा, उसके हिसाब से हम वो चीज सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज जो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो बस कैसा सेलेक्ट करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, या फिर प्रॉपर्टीज अगर ज्यादा नहीं तो उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है, अगर कोई मटेरियल हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो भाई उसमें क्या क्या चीज है मिक्स किया हुआ, कॉम्पोजिशन क्या क्या है, इतना परसेंट आयरन है तो इतना परसेंट जिंक है, इतना परसेंट उसमें एल्युमिनियम है, क्या है। तो वो सारा चीज हमें पता होना चाहिए एज एन इंजीनियर, तब हम उसको प्रॉपर सेलेक्ट कर पाते हैं, तब वो चीज अच्छी प्रॉपर बन के तैयार होती है, ठीक है। तो बस यही है यूनिट नंबर 3 के अंदर इंजीनियरिंग मटेरियल्स। और इंजीनियरिंग मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं, तो वो हमारा यहाँ पे दो टाइप का होता है, अगर कैटेगरी की बात करें हम तो, एक होता है मेटेलिक, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा, अगर दूसरा कैटेगरी देखें तो वो है नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। अब ये मेटेलिक मटेरियल्स और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, तो आपको नाम से दिख रहा होगा कि इनमें सारे के सारे मेटल्स आते हैं, जो भी मटेरियल्स मेटल से बने होंगे वो इस कैटेगरी में, जो भी नॉन मेटल से बने होंगे अदर देन मेटल, तो वो इसमें आएंगे। जैसे कि आपका पॉलीमर्स हो गया, ये प्लास्टिक की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, तो प्लास्टिक्स जो भी आएंगे वो इसके अंदर आएंगे, फिर रबड़ है वो इसके अंदर आएगा, या अदर और भी बहुत सारी चीज है, सेरामिक्स हो गया, ठीक है ना। तो हर तरह का चीज यहाँ पे आएगा, बस मेटल को छोड़ के जितना भी चीज है वो सब नॉन मेटेलिक के अंदर आ जाएगा, राइट। तो इसमें क्या है, नेचुरल। अब देखिए पहला, सबसे पहले अब देखिए अब इसमें पढ़ना क्या है, दो कैटेगरीज मैंने बता दी आपको, बस यही दो पोर्शन में आपका ये यूनिट नंबर 1 डिवाइडेड है। और बाकी जो मैंने इंट्रोडक्शन अभी यूनिट नंबर 3 का दिया है, बस कि इंजीनियर्स को क्या क्या करना है, कैसे जो है वो मटेरियल सेलेक्ट होगा, वो सारा का सारा इसी के अंदर है, ठीक है।
तो उसके लिए आपको जानना होगा कि भाई वो मटेरियल आया कहाँ से है। यानी कि अगर मैं बात करूं मेटेलिक मटेरियल्स की, तो वो मेटल से बना है। अब वो मेटल आखिर कहाँ से आया है, उसका कहाँ से, उसका सोर्स क्या है, आखिर वो किधर से आ गया है, यानी कि उसको सोर्स ही कहेंगे, ऑकरेंस ऑफ मेटल कहेंगे, यानी पाया कहाँ जा रहा है। तो ये आप जानते हैं कि भाई इसकी सबकी खान होती है, यानी इसको निकाला जाता है जो इस तरह से, मतलब इसका जो है, जैसे आप गोल्ड को देख लीजिए, है ना, या डायमंड को देख लीजिए, या कोई, मतलब मैं एक एलिमेंट की बात कर रही हूँ, सब्सटेंस की बात कर रही हूँ, कोई चीज कहीं से मिलता है कैसे, या कोई भी जैसे कोयले की बात कर रही हूँ, तो वो सबका आप खान देखते हैं। वैसे ही क्या है कि इसको भी, यानी कि जो मेटल्स है उन वो भी पाए जाते हैं। आयरन हो गया, ठीक है, फिर आपको एल्युमिनियम हो गया, फिर जैसे आप कॉमन सा ले लीजिए, कॉपर हो गया। ये जितने भी चीज है, जैसे बहुत सारे सब्सटेंस कैसे पाए जाते हैं, ये एलिमेंट्स कैसे मिलता है, तो भाई वो प्योरली नहीं मिलता। कहीं पे गोल्ड का जैसे ज्वेलरी ही आप देख रहे हैं, तो वो क्या गोल्ड ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है, जिसको निकाला कोई वो जो है सोने के खान से, और वो सीधा सीधा ले जाके ज्वेलर को दे दिया और वो बना रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। उसका पूरा प्रोसेस होता है, वो किस अवस्था में पाया जाता है, किस तरह, मतलब किस रूप में पाया जाता है, वो है एकदम अलग अलग इंप्योरिटीज उसमें एडेड होती हैं, सब कुछ होता है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाई उसका तरीका क्या है, उसमें से निकालने का, गोल्ड को, प्योर गोल्ड निकालने का। तो वो प्योर गोल्ड फिर जाता है सोनार के पास, और वो जब वो बनाता है उससे जो भी गहने बनाने होते हैं, तो ठीक है। तो वो क्या है, वही सेम चीज है, आयरन के साथ बहुत सारी चीजें, आयरन की चीजें बनती है। तो आयरन डायरेक्ट नहीं मिल जाता है और सीधा ले जा करके आयरन की फैक्ट्री में दे दो। आयरन जो भी आयरन की चीजें बन रही है, जैसे हैंडल्स वगैरह, डोर हैंडल्स, ये सब, तो जो भी चीजें उसमें बनाने के लिए डायरेक्ट दे दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसको पूरा प्रॉपर उसमें से प्योर निकाला जाता है आयरन को, उसके बाद बनाया जाता है। तो यही प्रोसेस हम पढ़ेंगे इसके फर्स्ट पोर्शन में। ये सबसे पहले तो मिल जाएगा हमें कि कहाँ पाया जाता है, कितना पाया जाता है, कितने परसेंटेज में कहाँ कितना पाया जाता है, ठीक है। इसमें मेटलर्जी, अब देखिए ये मेटलर्जी प्रोसेस क्या है, वही जो प्योर करना, जो मैंने बताया कि पहले पाया जाता है जिस मतलब स्टेट में, वो, और फिर वहां से जो प्योर किया जाता है उस स्टेट तक, तो वो जो प्रोसेस होता है ना प्योर बनाने का किसी भी मेटल को, वो होता है हमारा मेटलर्जी, ठीक है। तो वही मेटलर्जी के बारे में पढ़ना है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। दैट मीन्स कि ब्रीफली हमें ये देखना है कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या है, मतलब मेन मुख्य मुख्य चीज देखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, क्या मेन स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इतना डीपली नहीं जाएंगे कि कैसे कैसे हो, लेकिन हाँ फिर भी हम पूरा देख लेंगे, ओवरऑल आपको पता चल जाएगा दैट कि कैसे जो है मेटलर्जी का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल बताऊंगी, जनरल प्रिंसिपल, यानी कि जनरल बताऊंगी पूरा स्टेप की ऐसे ऐसे ये। फिर अलग से सेलेक्टेड आपको दिया हुआ है आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन भी वही हुआ, यानी निकालना, उसमें से प्रॉपरली उसको फिल्टर आउट कर देना, ठीक है। तो वो क्या है, वही मेटलर्जी का प्रोसेस। आपको सेलेक्टेड जो मेटल्स है उनका हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जनरली बता दूंगी कि बाकी सबका भी कैसे किया जाता है ओवरऑल। फिर उसके बाद एक एक करके अलग अलग देखेंगे कि उसके साथ कॉपर के साथ क्या होता है, एल्युमिनियम के साथ और आयरन के साथ क्या होता है, ठीक है। फिर उसमें क्या है, गैंग, फ्लक्स, स्लैग, ये सब मेटलर्जी के टर्म्स हैं, जो कि जो पाया जाता है जिस स्टेट में जो मेटल, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, वहीं पे हम देखेंगे गैंग, फ्लक्स, स्लैग, ये सब क्या क्या है। अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये भी अलग अलग देख लेंगे। बट ये क्या है, इंपॉर्टेंट ओर से विथ रिएक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट ओर वही होता है जो कि पाया जाता है जिस स्टेट में इंप्योरिटीज वगैरह के साथ जो मेटल, वो उसका ओर होता है, ठीक है। मेजोरिटी में वो मेटल होना चाहिए बस, जैसे आयरन का ओर है तो उसमें आयरन होना चाहिए ज्यादा, ठीक है। या फिर कुछ और ऐसे भी और उनको भी कह दिया जाता है कि भाई उसमें कम, यानी मिनरल कहा जाता है उसे, ठीक है, जिसमें कम परसेंटेज। तो वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगी, मिनरल और क्या है, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस वाले टॉपिक में, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, ये सारा मेटल्स का मिलना, मेटल्स को प्योर फॉर्म में करना उसके इंपॉर्टेंट ओर से, ये क्लियर हो गया। फिर जो नेक्स्ट पोर्शन इसके अंदर आता है वो भी एलॉय का ही पोर्शन है, वो है हमारा सबसे पहले एलॉय। अब देखिए एलॉय क्या है, एलॉय जो है अगर मैं बात करूं तो पहली कोई चीज, जैसे
आयरन की ही चीज है। या चलिए मैं गोल्ड की बात कर रही थी ना, तो गोल्ड की ही चीज है। तो गोल्ड जो है, आप ज्वेलरी वगैरह जो भी देख रहे हैं आसपास में लोगों को पहने हुए, तो वो गोल्ड क्या प्योर एकदम गोल्ड का ही है? क्या उसके अंदर सिर्फ गोल्ड है, कुछ और मेटल एडेड नहीं है? ऐसा नहीं है। उसके अंदर कुछ परसेंटेज में, चाहे 1% हो चाहे 0.25% हो, अदर मेटल भी ऐड किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे कि एडिशन क्यों होता है। तो वो एड अप जो करने का जो चीज है, यानी कि गोल्ड के अंदर मान लीजिए कि थोड़ा सा आयरन मिला देना या थोड़ा सा एल्युमिनियम मिला, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर उसमें हल्का सा भी कुछ मिला दिया गया है, तो वो अब मेटल प्योर नहीं रहा, प्योर गोल्ड नहीं रहा, वो क्या है? एलॉय बन गया। ठीक है, तो अब देखा जाए तो पूरा पूरी हम कह देते हैं कि मेजोरिटी उसमें जो है गोल्ड की होती है, लेकिन इसीलिए हम गोल्ड गोल्ड बोल देते हैं। लेकिन उसके अंदर अदर मेटल भी ऐड किया जाता है, क्योंकि जो प्योर गोल्ड रहता है वो उस लायक नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा लचीला होता है, बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, बहुत ज्यादा जो है वो एकदम सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से कोई ज्वेलरी बनाना या कोई भी ऑर्नामेंट बनाना इतना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ चीज ऐड करके उसको हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो वही चीज है यहाँ पे, वो क्या होता है? एलॉय बन जाता है। तो सारी चीजें आप जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं मेटल्स की, उन सब में अदर मेटल भी ऐड किया जाता है, या कई बार नॉन मेटल भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है ना, कहीं कहीं जो है नॉन मेटल्स भी ऐड कर दिया जाता है, तो वो भी एलॉय ही होता है। तो मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल के, या फिर खाली अदर मेटल्स के। ठीक है, तो वो एलॉय होता है। सिंपल मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया आपको एलॉय को। डेफिनेशन क्या है? पर्पस ऑफ एलॉइंग, यानी कि एलॉय करने का पर्पस भी मैंने एक छोटे से समरी में आपको बता दिया यहाँ पे। और फेरस और नॉन फेरस, अब एलॉय कितने टाइप का है? कुछ फेरस होते हैं, कुछ नॉन फेरस होते हैं। तो वो फेरस नेम से ही दिख रहा होगा, फेरस यानी कि आयरन, और जिसमें आयरन नहीं होता, लेकिन नहीं ही नहीं, उस बहुत कम परसेंटेज में नॉन फेरस में कई बार आ भी जाता है। ठीक है, वो चीज हो गया। तो ये दो टाइप के हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, कुछ स्विटेबल एग्जाम्पल्स ले लेंगे, कॉमन कॉमन एग्जाम्पल उसको देखेंगे, और वो एलॉय के अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन, यानी कितनी मात्रा में क्या क्या है, कितने परसेंटेज में क्या क्या है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और उसी के साथ साथ उसका एप्लीकेशन क्या है। तो इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें ये प्रॉपर्टीज है। आज आप जान लेंगे ना, तो कल को कोई चीज बनाने में आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि ओ, इसके लिए मुझे हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मुझे ये प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, या मुझे ब्राइट थोड़ा सा जो है कलर अगर देखें तो वो भी डल चाहिए, या फिर जो है आपको अगर उसकी प्रॉपर्टीज में हार्डनेस देखें तो वो चाहिए, फिर कितना ज्यादा क्या उसके अंदर रहेगा, यानी जो है लस्टरस रहना चाहिए या नहीं। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज आप जब अभी पढ़ेंगे ना, तो वो जाके आप फिर डिसाइड कर पाएंगे, ओ मुझे ये चाहिए, तो मैं सेलेक्ट करूंगा या करूंगी ये चीज। ठीक है, तो उसमें क्या है कि फिर उसी के बाद हम ये देखेंगे कि वो जो एलॉय है वो कहाँ यूज किया जाता है, तो उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मेटेलिक वाला जो पोर्शन है, मेटल जो मैंने अभी बताया था कि मेटेलिक कैटेगरी में वो जो मटेरियल्स है वो यहाँ पे एंड हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका जो पोर्शन है वो नॉन मेटल्स का, यानी कि पॉलीमर्स आ जाता है। पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स यानी कि आपको पॉली मीन्स होता है मैनी, और मर्स मीन्स होता है यूनिट। ठीक है, तो मैनी, मैनी और ये यूनिट्स, यानी बहुत सारे एक जैसे यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो एक जैसे यूनिट्स होते हैं वो बहुत सारे चेन में होते हैं, वो पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे दो टाइप के जो है, होमोपॉलीमर्स क्या है, कोपॉलीमर्स क्या है। अब इसी के साथ ये जो पॉलीमर्स का बनना होता है, प्रोसेस होता है, यानी बनने का जो प्रोसेस होता है, वो दो इंपॉर्टेंट टाइप का होता है। कैसे पॉलीमर्स बनाया जाता है? वो होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन के अंदर जो जो एग्जांपल्स जो भी जैसे आपको दिया हुआ है सेलेक्टेड, पॉलीथीन। अब ये जो पॉलीथीन है ये बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओरियन है, टेरलिन है, नाइलॉन 6 देखिए ये सब जो नेम दिए हुए हैं, ये इसके जो है मतलब अदर भी नेम्स होते हैं। ठीक है ना, केमिकली भी हम देखें क्या होता है, और ऐसे भी जो है ये इस तरह से कॉमन नेम दिया हुआ है आपको। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है नाइलॉन 6 के बारे में, नाइलॉन 6 बैकलाइट एंड
अब यहाँ तक कि आपको जो है ये पढ़ना है कैसे जो है इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन हो चाहे कंडेंसेशन, इनमें से मतलब सारे का दोनों नहीं होता है, सब अलग अलग भी होता है, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे, वो बस एक जगह मर्ज करके आपको सिलेबस में दे दिया गया, हम देखेंगे कि किसमें क्या है, ठीक है। फिर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये प्लास्टिक्स क्या होते हैं वो भी उसी क्लास में हम जानेंगे। अब आ जाता है हमारा पॉलीमर से हटके थोड़ा ये आ जाता है हमारा रबर, ठीक है। अब ये रबड़ क्या है, रबड़ की भी कुछ कुछ चीजें आपने देखी होगी, यानी इलास्टिक, रबड़ की बात करें तो वो इलास्टिसिटी आ जाता है हमारे दिमाग में कि वो इलास्टिक चीजें जहां पर भी हम जिस भी तरह का प्रोडक्ट ऐसा है जो इलास्टिक है थोड़ा सा, तो वो रबड़ का बना हो सकता है ना, ये हम सोचते हैं। तो वो रबड़ की जो चीजें, तो आप रबड़ के बारे में यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि सबसे पहले आप जानते हैं कि रबड़ का जो है वो प्लांट होता है, वहां से जो है वो उसको निकाला जाता है, फिर वो रबड़, क्या वो ही रबड़ यूज होता है? नहीं, वो नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं बताऊंगी आपको कि कुछ लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं उस रबड़ के, जिसकी वजह से हम वो जो प्योर रॉ रबड़ है उसको हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, यानी उसको थोड़ा हार्ड बनाया जाता है, जिसको वो प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। वही हमारा अगला टॉपिक इसके बाद होगा, मेनली यही टॉपिक आपका है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, यानी कि रबड़ को हार्ड बनाने का जो प्रोसेस है उसको हार्ड कैसे बनाते हैं मैं छोटा सा बता देती हूँ। सल्फर का एडिशन किया जाता है, कितने परसेंटेज में किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, कि रिक्वायर्ड कितना है, क्या चीज बनाने के लिए हो रहा है ना। तो टायर के लिए अलग होता है ना। फिर आपको अगर इन्वर्टर की जो बैटरी वगैरह आप देखते हैं, बैटरी के ऊपर भी आप रबड़ का जो मटेरियल लगा रहता है उसका अलग होता है, तो उसमें अलग अलग अमाउंट में जो है अलग अलग परसेंटेज में सल्फर को ऐड किया जाता है विथ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के साथ देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखाई देता है, ये चेन वाला होता है इसीलिए वो बस थोड़ा सा लगेगा कि वो है, लेकिन एक छोटा ही सा एक केमिकल रिएक्शन होगा वो, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी दिखेगा, ठीक है। वो हमें पढ़ना है। तो ये आप देख रहे हैं कंप्लीट हो गया, ये हो गया हमारा नॉन मेटल्स का पार्ट कंप्लीट, और ये मेटल्स का कंप्लीट, यही चीज हमें पढ़ना है, बस इतना आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया पूरा हो जाएगा, फिर आपको सब आसानी लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 जो है वो पूरा पूरी, ये भी आप फेमिलियर है इस चीज से, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड ल्यूब्रिकेंट, बहुत अच्छा, ये भी कॉमन टॉपिक है। क्यों? इसके अंदर जो फ्यूल की बात की जाएगी, यानी कि फ्यूल हमारा क्या होता है, यानी जो हम गाड़ी चलाते हैं है ना, या जो भी मोटर व्हीकल्स चलाते हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे मतलब कि जो भी चलती है गाड़ियां, कार है, ट्रक है, बाइक है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीजें होती है वो उसमें एनर्जी जो है वो लेता है, तो वो किससे ले रहा है, वो उसके अंदर आप क्या डालते हैं ऐसा, आप जो एनर्जी यूज कर मतलब कि करते हैं, आपके अंदर जो एनर्जी आती है, आप क्या करते हैं, आप खाते हैं, ठीक है ना, आप क्या करते हैं, फूड को टेकअप करते हैं, ठीक है, तो आप खाना खाते हैं, उस पानी पीते हैं, जिसकी वजह से ताकत आती है, आपको एनर्जी मिलती है, फिर आप कोई वर्क कर पाते हैं। आपकी गाड़ी जो है, बाइक है या स्कूटी है या कार है, तो वो कैसे एनर्जी अपना यूज करेगा, वो भी तो काम कर रहा है ना, आप उसको चला के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, कैसे करेगा वो, बिना पेट्रोल के तो होगा नहीं, बिना डीजल के तो होगा नहीं, ठीक है। या कुछ अब बैटरी वाले जो ई रिक्शा वगैरह है, उसमें क्या है भाई, बैटरी चार्ज जब तक होगी नहीं वो चलेगा नहीं, तो सेम एनर्जी यूज करता है कोई चीज, तो वो होता है फ्यूल। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, कहीं पर भी हम एनर्जी बनाते हैं वो फ्यूल का यूज करते हैं, है ना। तो वो फ्यूल जो है यहाँ पे, वो उस फ्यूल ही के बारे में बस बात होगी, यानी इसी के अंदर हम पेट्रोल और डीजल की भी बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगला आ जाता है ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट भी क्या है, आप आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ल्यूब्रिकेंट से भी फेमिलियर हैं, यानी आप कोई भी चीज, आप जैसे डोर वगैरह आपने देखा हो अपने घर में, या मशीन्स वगैरह, या कहीं भी, ऐसे तो ये बड़े बड़े मशीनरीज में यूज होता है, तो वहां पे क्या है, छोटी सी भी मशीन, अगर कोई सिलाई मशीन तक आप देखते होंगे, तो उसमें क्या है, कभी वो जाम हो जाता है, कोई भी है ना मशीन या साइकिल या कुछ भी, आप जाम उसके अंदर हो जाता है, तो आप कुछ ऑयल टाइप का चीज, ग्रीसी टाइप का चीज डालते हैं, जिससे कि वो ना सॉफ्ट हो जाए, या उसमें कुछ आवाज ना आए, जो अनोइंग आवाज आ रही है उसमें से, ठीक है, साउंड निकल के आ रहा है, वो चीज ना हो, जिसके लिए आप ग्रीस टाइप की चीज डालते होंगे, राइट। तो बस वही ल्यूब्रिकेंट होता है। अब वो कितने टाइप का होता है वो सारी चीज इस यूनिट में देखें, राइट। अब बस यही यूनिट नंबर 4 के अंदर है, तो देखते हैं आइए अब डीपली क्या है इसके अंदर। डीपली जो है, डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। वो क्या है
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या गुण होना चाहिए एक अच्छे फ्यूल के अंदर, ठीक है। आइडियल, आइडियल तो समझ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा फ्यूल हो भाई, उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होना चाहिए, है ना। जैसे अच्छे जो स्टूडेंट होने का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए उस स्टूडेंट को, है ना। फिर अच्छे से जो है वो डिसिप्लिन भी होना चाहिए साथ साथ, फिर साथ साथ उसको अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, उसको कितना प्रॉपर टाइम पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज एक आइडियल स्टूडेंट का हो गया। वैसे ही आइडियल फ्यूल का होता है, आइडियल फ्यूल के अंदर भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, वो हम देखें। साथ ही आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, अब फ्यूल कितने टाइप का होता है उसको क्लासिफाई करेंगे हम, वो देखेंगे। फिर आ जाता है फ्यूल का ही कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है। एक होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेक्स्ट जो सेकंड वन होता है वो लो कैलोरीफिक वैल्यू। इन दोनों को निकालने का हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, बस यही पोर्शन आ जाता है यहाँ पे। तो वो क्या है वो सारी चीज हम देखेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, अब देखिए जो डिटरमाइन करेंगे हम किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, एक सेटअप का यूज करेंगे जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन जो एचसीवी और एलसीवी का कैसे करेंगे, वो भी किससे, एक फॉर्मूला है डेलोंग्स फॉर्मूला, उसी का यूज करके हमें जो है निकालना है HCV यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट आता है पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल का अब जो कैटेगरी आ जाता है यहाँ से पेट्रोल डीजल का, उसमें फ्यूल का रेटिंग क्या है। अब जैसे कि कोई भी चीज़ को हम रेटिंग देते हैं ना, जैसे कहीं पर भी आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो उसमें आता है ना बार बार की रेटिंग करिए कि कैसा लगा आपको, है ना। तो वही बस उसी तरह से रेटिंग जो है और पेट्रोल और डीजल का किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए दो टर्म आता है, एक ऑक्टेन नंबर और एक सेटेन नंबर। उन दोनों का जो है उससे हमें पता चलता है कि कोई पेट्रोल या डीजल कितना अच्छा है, ठीक है ना, या कितना बुरा भी हो सकता है। तो बस वही ऑक्टेन और सीटेन नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे उसमें, उसके बाद हम पता कर लेंगे कि वो फ्यूल की रेटिंग किस तरह की है, ठीक है ना, अच्छी है या बुरी है। तो बस ये दोनों से फिर केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, यानी पेट्रोल डीजल का जो है केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे, कितने परसेंटेज में क्या क्या प्रेजेंट है, और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, और साथ में एप्लीकेशन किसका, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, और सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, और बायोगैस, ये तीन चीजों का एप्लीकेशन देखेंगे हम, और कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे और केमिकल कॉम्पोजिशन, इन तीनों का बेसिकली देखना है हमें, ठीक है। पेट्रोल डीजल का नहीं, इन तीनों का, क्योंकि ये इसी का टॉपिक है, ठीक है। ये तीनों चीज, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये कंपोजिशन क्या कितना प्रेजेंट है, क्या यूज है उसका वो, और जो है उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, राइट। अब ये वाला पोर्शन फ्यूल वाला खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। दूसरा पोर्शन ल्यूब्रिकेंट का स्टार्ट होता है, तो वही मैंने बता दिया ल्यूब्रिकेंट क्या है, तो उसी का हम देखेंगे फंक्शन, वो क्या क्या करता है ल्यूब्रिकेंट, और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी, जैसे गुड आइडियल फ्यूल का देखा था वैसे गुड ल्यूब्रिकेंट का, एक अच्छा ल्यूब्रिकेंट कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। साथ ही साथ अब ये इसके अंदर आ जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज है ल्यूब्रिकेंट की, जिसके अंदर आ जाता है विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, ठीक है। क्लाउड पॉइंट क्या है, पोर पॉइंट क्या है, तो ये सब क्या है ल्यूब्रिकेंट का ही होता है, क्या प्रॉपर्टीज है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट कितने टाइप का होता है एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। जैसे सॉलिड होता है, और सेमी सॉलिड होता है, और जो है हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट जो यूनिट है हमारा, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो एकदम दूसरा पार्ट ही आ जाता है केमिस्ट्री का, एक तरह से आप फिजिक्स का भी ये पार्ट कह सकते हैं, यानी कहने का मीन्स है कि फिजिक्स का ही, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें ही आपका आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या फिर आप इसको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी ला सकते हैं, ऐसे ब्रांच में आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरह का कैसा ब्रांच है, मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि वो एक जो इलेक्ट्रिसिटी, एक कॉमन अगर लैंग्वेज की कॉमन वर्ड्स में बात करूँ अगर, तो वो ये है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या अगर और भी कॉमन और भी सिंपल वर्ड की बात करूँ तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है,
इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाता है, दोनों प्रोसेस होता है, ठीक है। एक तो इसके अंदर इस यूनिट के अंदर यानी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप दो पोर्शन में डिवाइडेड है ये ब्रांच, ठीक है। पहले बात होगी या पहले या दूसरे की बात नहीं है, एक में बात होगी इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जो है केमिकल रिएक्शन करवाया गया, और दूसरे में बात होगी कि केमिकल रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाया गया। बात समझ आ गई? तो बस यही चीज इसके अंदर आपको पढ़ना है, यही होता है प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वही ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं या डील करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस यही बात होगी इस सब्जेक्ट के इस यूनिट के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो बता दूंगी मैं। तो अब इसके अंदर जो डिवाइडेड है, अब आपके सिलेबस में पहले क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल या केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पूरा बैटरी के बारे में। तो बैटरी हमारा क्या करता है, बैटरी क्या करता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना, यही होता है ना बैटरी। तो वो सेकेंड पोर्शन आपका आ जाता है यहाँ पे कि भाई केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी लिख देती हूं मैं, एनर्जी से हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है या दे रहा है, ये हो गया। तो सेकेंडली यहां पे बात करें, फर्स्ट में आपका है केमिकल एनर्जी से हो गया ये, और इलेक्ट्रिकल से जो है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ये बात होगी। तो अब देखिए केमिकल रिएक्शन होगा, तो इसमें ये वाले सेल, अब देखिए ये दोनों अपरेटस जो दोनों सेटअप बनाया जाता है ये काम करने के लिए, इस प्रोसेस को इस एनर्जी से उस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए या ये एनर्जी से उस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसका सेटअप का नाम है, मतलब वो दोनों ही एक तरह का सेल होता है, ठीक है। ये भी सेल होता है, ये भी सेल होता है। तो ये जो सेल है इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये हो गया। दूसरा हमारा जो ये वाला है यानी केमिकल एनर्जी से जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। देखिए यहाँ पे है गैल्वेनिक सेल, ये तो ये दो पोर्शन में हो गया ना डिवाइड दोनों तरह से। तो अब फर्स्ट वाला जो हमारा है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होता है। और इसके अंदर थ्योरी आएगी आरेनियस की थ्योरी, आरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। यानी अब देखिए आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक के कंडक्टर है ना, या आपने देखा है कंडक्टर कैसा होता है भाई, जो भी कंडक्टिंग चीजें जैसे वायर हो गया या किसी भी चीज से कंडक्शन हो रहा है, किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, वो आपने देखा होगा कुछ सॉलिड टाइप का चीज है ना, ये कुछ ठोस जैसी चीज देखी होगी है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे लिक्विड के अंदर से पास कर रहा होगा करंट, ठीक है। तो उस कंडक्टर को, जो वो लिक्विड टाइप का जो कंडक्टर है या उस सॉल्यूशन को उस सॉल्यूशन से पास कर रहा होगा, वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसी से सेल बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो पूरी लिक्विड के अंदर की बात करेंगे यानी सॉल्यूशन के अंदर की बात करेंगे। सॉल्यूशन में भी अब आयंस की मोबिलिटी की बात करेंगे। आयंस की मोबिलिटी मींस मूवमेंट, आयंस की मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो आयंस के मूवमेंट की बात हम करेंगे, उसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा या आप ये कह सकते हैं कि उसी केमिकल रिएक्शन उसी में ही होगा आयंस के बीच में, और तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या इलेक्ट्रिसिटी उसी के वजह से फ्लो कर पाएगा, राइट। और हमने क्या पढ़ा है कंडक्टर के अंदर, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, ये पढ़ा था। अब यहाँ पढ़ेंगे आयंस की मोबिलिटी होगी। तो आयंस के लिए आपको जानना होगा व्हाट इज आयन, ठीक है। और उसमें क्या होता है एनायन, क्या होता है कटायन, पॉजिटिव आयन क्या है, नेगेटिव आयन क्या है, ये सारी चीजें आप स्टार्टिंग में डील करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तब उसी से रिलेटेड आर्रेनियस थ्योरी आएगा, ठीक है। आयनाइजेशन का, आयनाइजेशन प्रोसेस क्या है, आयंस का बनना, ठीक है। तो वो चीज है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक, अभी जो मैंने बताया, एक तो मेटल्स आपने देखा, मतलब मेटेलिक किस तरह से उसमें सॉलिड में पास हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में कैसे पास हो रहा है इस सॉल्यूशन में, वो इन दोनों में आपको डिफरेंस में करवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अब हमने जब कंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर,
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो आप पढ़ के ही आए होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा उसके अंदर आपने जब ये पढ़ा कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के बारे में पढ़ा है ना, उसमें जो है तरह तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो अब उसमें फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि उसके कंडक्टेंस में क्या अफेक्ट पड़ा, ठीक है ना, या रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा करंट का, ये सारी चीज़ें आपने देखी। या फिर मैं रेजिस्टेंस की बात ना करूं, मटेरियल, जैसे जिस मटेरियल से जो भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, उसका लेंथ कितना होगा तो क्या होगा असर, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके वजह से उसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस पर जो है इफेक्ट आ सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ जैसे आप ऐसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेटलिक कंडक्टर में पढ़ते हैं वैसे ही ओम्स लॉ यहाँ भी अप्लाई होगा, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी, अब इसके अंदर भी कंडक्टिविटी होगी, यानी रेजिस्टिविटी आपने पढ़ा होगा, वैसी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी यहाँ पर भी होगी। और जो है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी आएगा अब उसी से रिलेटेड, क्योंकि कुछ देखिए आयन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोलर आएगा, मोल्स आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी होगी और साथ ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यानी वेरिएशन कैसे जो है उसमें चेंजेस आएंगे, वेरिएशन कैसे वैरी करेगा, तो वो कंडक्टिविटी का एक ग्राफ टाइप का रहेगा छोटा सा, उसको हम देखेंगे। फिर आ जाता है एक और लॉ इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जब आप कंडक्टिविटी पढ़ेंगे तो उसी में कॉलरॉश लॉ आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो भी बहुत आसान है, उसको हम देखेंगे कि क्या होता है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो प्रोसेस है, ये जो कर रहा है एनर्जी को इसमें, यानी कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल में जो चेंज कर रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस यानी अब इसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत आसान सा लॉ है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको करना है तो वो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। इस तरह से आपका इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद हमारा जो सेकंड पोर्शन आता है वो आता है गैल्वेनिक सेल का, जो मैंने बताया केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है, ठीक है। तो उसमें क्या है देखेंगे कुछ टर्म्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसके अंदर सारी चीज आप जानेंगे बैटरी के बारे में, ठीक है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होता है, ठीक है। NHE यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये जो है वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। EMF क्या है उसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, नर्स्ट इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ये सारा इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या है जब आप पढ़ेंगे तभी वहां पे आएगा आपको समझ में, ठीक है ना, ये सारे टर्म्स वैसे हैं। अब क्या है बैटरीज, अब कमर्शियल सेल के बारे में देखेंगे जो हम बैटरीज वगैरह यूज कर रहे हैं। तो उस बैटरी में जैसे कि अब डिवाइडेड है ये कैटेगरी में, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल यानी ड्राई सेल, बहुत छोटा वाला सेल जो होता है ड्राई सेल, और जो है सेकेंडरी सेल हमारा लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर आ जाता है तो एक छोटा सा सेल और है वो है फ्यूल सेल, उसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है। फिर लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है कोरोजन। कोरोजन वो भी पूरा कोरोजन आपको नहीं पढ़ना है, बस एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पढ़ना है आपको। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, यानी ये जो गैल्वेनिक सेल है ना, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो ये पूरा हो रहा है ये वाला इस पोर्शन में, ठीक है, उसकी वजह से जो कोरोजन होता है। बैटरी क्या है आप देखते हैं ना, बैटरी को क्या बोलते हैं भाई, निकाल के किसी चीज से रखिए उसको, है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि कोरोड हो जाता है, वो जंग लग जाता है उसमें, है ना, कोरोजन यानी खराब हो जाती है बैटरी, ठीक है, जंग भी नहीं कह सकते, खराब हो जाती है बैटरी। तो वो क्या है इसीलिए क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो करके उसके अंदर पूरा वो कोरोड हो जाता है। तो क्या है वो प्रोसेस, उसको हमको देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की तरह। यानी कुछ कोरोजन ऐसा है जो कि सिर्फ बैटरी ही में नहीं, ये कहीं और भी हो सकता है एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो आपको पहले जानना होगा ना कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या है ना। तो पूरा का पूरा सेटअप आप इसमें जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर उसको गैल्वेनिक सेल जो है वो क्या होता है। तो ये इस तरह से हमारा ये लास्ट वाला भी यूनिट डिस्कस कर लिया हमने। अब आप ये पूरा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ना आप इंट्रोडक्शन पहले देख लीजिए, पहले ये जो सिलेबस ओवरव्यू वाला हमारा क्लास है इसको आप देख लीजिए। उसके बाद चाहे वो अप्लाइड फिजिक्स का हो, चाहे वो अप्लाइड केमिस्ट्री का हो, अप्लाइड फिजिक्स 1,
है नहीं, अप्लाइड फिजिक्स 2 भी है। तो उसमें क्या है, अप्लाइड फिजिक्स 1 जो है वो हमारा ग्रुप ए के बच्चों को पढ़ना है, और अप्लाइड फिजिक्स 2 जो है वो हमारा अप्लाइड जो ग्रुप बी के बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही, तो वो उनको पढ़ना है उसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग पहले इंट्रोडक्शन देखिएगा, तो उसको आपको क्या होगा कि आसानी होगी, आगे क्लास आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज़ आप करने जा रहे होते हैं ना, उसके बारे में पहले हमें नॉलेज लेना होता है ना, या कोई भी चीज़ है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आखिर हम क्या करने वाले हैं, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आपको ये लेक्चर देखना ही चाहिए, ठीक है। और वो फिजिक्स वाला भी देखिए, अप्लाइड फिजिक्स 1 का भी, और जो है हमारा ये केमिस्ट्री का भी। तो इससे आपको समझ आ जाएगा। इवन सारे इंट्रोडक्शन क्लासेस आप देखिए, जिससे कि आप क्लास स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या और कितना पोर्शन हमको पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन की बात, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है या क्या, तो वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसा मैंने अप्लाइड फिजिक्स 1 में बताया था कि भाई आपको जैसे टॉपिक आता जाएगा, मैं उसी के साथ वहाँ पे जो जो हमारा टॉपिक आता जाएगा उस लाइंस आती जाएंगी, और वैसे ही मैं आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवाती जाऊंगी कि ये ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या है, देखिए न्यूमेरिकल जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मैं अच्छे से बता दूंगी कि ये न्यूमेरिकल्स इस तरह से आते हैं। बाकी तो आपका सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन है तो वहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव जैसे जिस तरह से आया हुआ पहले है तो वो हम करेंगे। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं कि भाई ऐसे या फिर हम क्या करते हैं, एक और आइडिया मैं आपको देती हूँ कि भाई होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें अपने आप से एक क्वेश्चन, मतलब जो चीज़ जो लाइन हम पढ़े, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये प्रोसेस होता है, तो वो क्या है भाई कि उसको आप क्वेश्चन खुद से अराइज करिए कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इससे क्या है कि आप खुद से क्वेश्चन अराइज करते हुए खुद क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि इतने इतने क्वेश्चन आप देखिएगा एट लास्ट कि फाइनली कि आपके पास इतना क्वेश्चन हो गया और आंसर आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीज़ हम समझते हैं तो उसी वक्त देख लेते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई, और पूरा का पूरा हमने यूनिट 1 से लेके 5 तक डिस्कस कर लिया अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या आएगा। अब आप दोनों देख चुके हैं, दोनों सब्जेक्ट। अब अच्छी तरह से आपको अब आगे क्या है, क्लास स्टार्ट करना है। अब क्लास स्टार्ट करने के लिए तो आपको पता ही है कि क्या होता है, ठीक है, क्या करना होगा आपको। तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और उसमें आप इंस्टॉल करिए उसको, और उसके बाद वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप क्लास, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स अदर वीडियोज़ में भी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कब क्लास स्टार्ट होगा और कब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कितना मतलब चार्ज लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो आ चुका है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा फर्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।